Good afternoon, students. So today we are going to start our last topic of this chapter, and the topic is failures of planning in India. Okay, so let's start. So students, in our previous lecture, we have already discussed about the success or achievements of planning. Okay, तो हमने ये क्या डिस्कस किया था और उसके अंदर हमने ये देखा था कि जो हम लोग लॉन्ग पीरियड या शॉर्ट पीरियड जो गोल्स के लिए जो प्लानिंग हम करते हैं, 5 ईयर प्लान्स पढ़े हमने, लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स लेके, तो वो किस लिए किए जाते हैं, मतलब कि वो किए गए और उनसे हमने क्या क्या उस प्लानिंग के दौरान हमने क्या क्या हमें अचीवमेंट्स हुई, वो हमने पिछले प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें डिस्कस की। और उसमें जो हमने पहला डिस्कस किया था वो था इंक्रीज इन नेशनल इनकम। ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा था कि प्लानिंग के दौरान हम लोग की जो नेशनल इनकम थी वो काफ़ी इंक्रीज हुई थी। और हमने फिर ये एक टेबल देखी थी जिसके अंदर फर्स्ट प्लान से लेके 12th प्लान तक की आपको कुछ डाटा गिवन थे, जिसमें जो किसको शो कर रहे हैं, ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम एट 2011-12 प्राइजेस एट परसेंटेज। ओके, सो हमने यहाँ पर देखा था इसके अंदर कि जो आपके पास क्या था, आपके पास जो ग्रोथ रेट थी, नेशनल इनकम ग्रोथ रेट थी, वो आप देखते हो कि वो इंक्रीज हो रही थी। इस बीच में वो डिक्रीज होती है। वो मैंने बताया था कि कई सारे इश्यूज हो जाते हैं, कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिससे कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाती है। तो जो हम अचीव करना चाहते हैं वो कई बार कम हो जाता है, कई बार ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब चलता रहता है इकोनॉमी के अंदर। तो हमने देखा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर, उससे पहले हमने देखा था कि कितना रेट था हमारा, 0.5% पर एनम। ओके, लेकिन फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर ये 4.6% पर एनम हो गया था, और ये लास्ट 12 प्लान तक आते हुए ये 6.8% की जो है पर एनम के हिसाब से ग्रोथ रेट जो है हमारी थी। उसके बाद हमने देखा था सेकेंड, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हुई थी, और मैंने बताया था कि पर कैपिटा इनकम के अंदर हम क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ओके, जो पर कैपिटा इनकम यानी एक व्यक्ति की कितनी इनकम इकोनॉमी के अंदर है, तो ये भी हमारी इंक्रीज हुई थी टाइम के अकॉर्डिंग। तो हमने देखा था जिसमें कि ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम की फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर 2.7% थी, जो कि 12th 5 ईयर प्लान के अंदर कितनी हो गई थी, 5.5% तक ये इंक्रीज हो गई थी। ओके, थर्ड हमने जो देखा था वो देखा था राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये हमने इसके अंदर बताया था कि जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो होती है वो किसी जो इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें इकोनॉमी के अंदर, तो उसके लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर हम इकोनॉमी के अंदर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होना मुश्किल है। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो होनी ज़रूरी है। ठीक है, वो एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो इसमें भी काफ़ी इंक्रीज, ये भी इसमें भी काफ़ी इंक्रीज हुआ था। जैसे अगर हम जब हमने सेविंग की बात की थी, तो सेविंग में हमने देखा था कि ये 31.3% से 11th 5 ईयर प्लान के एंड तक आते हुए 31.3% हो गया था। और उसके बाद अगर बाद में 2017-18 में 30.5% था। इसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट था वो भी क्या था, 1950-51 के अंदर यहाँ पर देख रहे हैं ये कितना था, 9.3% था, जबकि 2017-18 तक आते आते रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने से इंक्रीज हो गया था, 32.3% से। ओके, देन नेक्स्ट हमने किया था इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर। सो इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस एग्रीकल्चर के अंदर हमने देखा कि इम्प्रूवमेंट करनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर जो है उस पर 70 नियर अबाउट 72% पॉपुलेशन डिपेंड करती थी। लेकिन उसका हमारी जीडीपी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन था वो काफ़ी कम था, क्योंकि एग्रीकल्चर जो थी ना उसमें काफ़ी ज़्यादा कमियाँ थी। तो यहाँ पर क्या किया गया था, दो चीज़ें की गई थी, दो तरीके अपनाए गए थे। एक तो क्या किया गया था, लैंड रिफॉर्म किए गए, ठीक है, भूमि में सुधार किए गए थे। दूसरा क्या हुआ था, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको इम्प्रूव किया गया।
ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था कि कैसे लैंड रिफॉर्म कैसे किए गए थे और टेक्नोलॉजी में जो इम्प्रूवमेंट है वो कैसे की गई थी, ये हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हमने जो स्टडी किया था वो था ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, जहाँ हमने देखा था कि जो ब्रिटिशों ने हमारी जो चाहे किसी भी तरह की इंडस्ट्री थी, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी या हैवी इंडस्ट्रीज थी, ओके, या चाहे वो कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री थी, तो हर एक इंडस्ट्री को उन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो हमारा जब हमने 5 ईयर प्लान के 5 ईयर प्लान हमने चलाए, तो उस टाइम पर हमने इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी फोकस किया, उसकी ग्रोथ के ऊपर काफ़ी फोकस किया। तो काफ़ी सारे काम किए गए। जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं, हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टैब्लिश की गई, उनके ऊपर पैसा लगाया गया। ठीक है। तो उनके ग्रोथ के लिए, उनको बढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ किया गया था। देन हमने देखा कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हमने बात की, तो हमने जैसे उस टाइम पर देखा था कि ब्रिटिशों ने रोड बनवाए, ठीक है, रेलवेज जो थी वो चलाई, और सी पोर्ट वगैरह का यूज़ किया, लेकिन उन्होंने उनको कभी इतना डेवलप नहीं किया कि जो हमारे इंडियन इकोनॉमी है वो उसमें उनको फ़ायदा हो सके। मतलब उन्होंने उसको इस तरीके से उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना ज़्यादा डेवलप नहीं किया कि हम लोगों को उसका फ़ायदा हो सके। उन्होंने जस्ट अपने मोटिव को पूरा करने के लिए उन्होंने वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको अपनी लिमिट तक उसको बनाकर रखा। तो लेकिन इन 5 ईयर प्लान के अंदर हमने अपने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की, काफ़ी चेंजेस किए, जिसमें हमने देखा कि जो हमारा इंडियन रेलवेज हैज़ बिकम द वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क, एंड जो इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी विच इज़ 2300 megawatt in 1950-51 increased to 3,56,818 megawatt as on 31st March 2019। साथ ही साथ हमने देखा कि जो हमारे पास जो हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, आईटी सेक्टर्स हैं, उस पर भी काफ़ी रेवोल्यूशनरी ग्रोथ हुई है, क्रांतिकारी काफ़ी उसमें उसकी ग्रोथ हुई है उसके अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो देन हमने नेक्स्ट देखा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम किसको लेते हैं, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, ओके, तो वो हमारी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। तो हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ जो है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के की पैरामीटर्स होते हैं, एंड इनके भी डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी काम किया गया था, जो जिसकी वजह से हमने देखा कि जैसे हमारी जो डेथ रेट थी पहले वो कितनी थी, 1951 में 27 पर 1000 थी, लेकिन अब वो कितनी हो गई थी 2017 में 6.3 पर 1000 रह गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज इम्प्रूव हुई हैं, तभी हमारी डेथ रेट जो है वो इतना कम रह गया। साथ ही साथ जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी जो पहले 32 ईयर्स थी, अब वो बढ़कर कितनी हो गई है, 69.4 ईयर्स तक हो गई है। तो इस तरीके से इन कुछ डाटा से हम देख सकते हैं कि हमारे जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हुई। और अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। जैसे जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनकी जो अब उनकी रेशो बढ़ गई है, अब वो 3 गुना ज़्यादा जो है 3 गुना ज़्यादा बच्चे जो हैं स्कूल जाने लगे हैं। इसी तरीके से जो कॉलेज में जाने वाले जो हैं वो भी 5 गुना जो है उनमें भी वृद्धि हुई है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारे पास हमने किया था एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमने स्टडी किया था कि एम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़रूरी है। जब तक अगर एक इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट है तो वो इकोनॉमी अपने आप ही ग्रोथ कर जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब पॉवर्टी है, पॉवर्टी का मतलब कि इकोनॉमी के अंदर इनकम नहीं है, और वो इनकम नहीं है, ग्रोथ में सेविंग नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ग्रोथ नहीं है, ठीक है, डेवलपमेंट नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयमेंट जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एक इकोनॉमी के अंदर होती हैं, वो इकोनॉमी उतनी ही ज़्यादा डेवलप होती है। तो हमारे गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्कीम्स जो हैं, काफ़ी सारे प्लान, काफ़ी स्कीम जो हैं वो जनरेट की हैं इस एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए। ओके, नेक्स्ट हमने किया था, जो लास्ट किया था वो क्या था, इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी हमने देखा था कि हम उस टाइम पर, ब्रिटिशों के टाइम पर, जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। हम सिर्फ
किसके हम सिर्फ जो है रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर बनकर रह गए थे और फिनिश गुड्स के इंपोर्टर बनकर रह गए थे। लेकिन इस 5 ईयर प्लान में, इन प्लानिंग के दौरान हमने अपने इस क्राइटेरिया को चेंज किया और अब हम जो है कई सारे ऐसे गुड्स जो हैं जिनको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। ओके, और हम काफ़ी फेमस हैं अब कई चीज़ों के लिए। तो नाउ वी विल डिस्कस द फेलियर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। एक्चुअली क्योंकि क्या होता है आपको पता ही है, अगर किसी के कुछ एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज साथ में ही होती हैं। एक अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी साथ में ज़रूर होती हैं। इसी तरीके से इस प्लानिंग की अगर सक्सेस थी, कुछ सक्सेसेस थी, अचीवमेंट हमने ली, तो उसके कुछ फेलियर्स भी रहे हैं। हम कई जगह पर हम लोग असफल भी रहे हैं, तो वे फेलियर्स आज हम स्टडी कर रहे हैं। सो फर्स्ट जो फेलियर था वो था एब्जेक्ट पॉवर्टी, यानी ह्यूज पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी का होना। अब ये देखिए कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी है, तो चाहे वो उस इकोनॉमी के अंदर कितनी भी इनकम बढ़ जाए, कितनी भी हम कह लें कि भाई जीडीपी बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन अगर पॉवर्टी है, अगर पॉवर्टी तब भी हमारी इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा है, तो उस इकोनॉमी को हम ये नहीं कह सकते कि वो इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। अगर किसी कंट्री के अंदर जो है, किसी इकोनॉमी के अंदर गरीबी बहुत ज़्यादा है, और हमारी इकोनॉमी के अंदर इस टाइम पर भी जो 21.9% पॉपुलेशन जो है वो अभी भी बिलो पॉवर्टी रह रही है। अब अगर मान लो जिस कंट्री के अंदर 21.9%, ओके, 21.9% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है, तो आप खुद जान जाइए कि उस इकोनॉमी के अंदर कितनी ज्यादा पॉवर्टी है। ये रेशो जो है, ये परसेंटेज, आप ये मत सोचना कि परसेंटेज जो है ज्यादा नहीं है। परसेंटेज जो इतनी बड़ी आपकी इकोनॉमी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इसके अंदर अगर हम 21.9% अगर ले रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा परसेंटेज है पॉवर्टी का। तो ये एक जो है इस गरीबी को दूर करने में, इस पॉवर्टी को दूर करने में ये प्लानिंग जो है हमारी, ये पूरी पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाई है। सो एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी वाज द सेंट्रल थीम ऑफ द प्लानिंग, एंड बट दिस इज वेयर वी स्टैंड। हम कहाँ खड़े हैं इन इंडिया? 21.9% of the population still lives below the poverty line, and these are those people who are not getting even the essentials of life, say food, shelter and clothing। ओके, क्योंकि हम लोग अगर बात करते हैं पॉवर्टी की, तो पॉवर्टी का मतलब क्या है कि जो लोग जीने के लिए जो एसेंशियल जो गुड्स होती हैं, जीने के लिए चाहिए, वो भी अगर उनको नहीं मिल रही है, तो हम उनको पॉवर्टी में लेते हैं। जैसे सबको पता है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन तो ऐसी चीजें हैं तो कि इंसान को जीने के लिए चाहिए। तो अगर किसी इंसान को ये तीन चीजें भी नहीं मिल रही है, रोटी, कपड़ा, मकान भी नहीं मिल रहा है, तो वो किस में आता है? पॉवर्टी में आता है। सो यहाँ पर इमेजिनली नियरली 50% ऑफ दोज who are absolutely poor in the world are living in India। अब आप देखिए कि कहाँ पर हैं हम लोग। वो ये कह रहा है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम क्या देखें, अगर हम देखें पॉवर्टी की बात करें, तो 50% जो है ना पूरे वर्ल्ड की, 50% पॉपुलेशन पॉवर्टी की किसमें रहती है? एब्सोल्यूट पुअर कहाँ है? इंडिया के अंदर है। पूरे वर्ल्ड का आधी पॉपुलेशन तो इंडिया में रहती है गरीबों की। तो अब आप खुद ही जान सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो कहाँ पर खड़ा है इस टाइम पर, और हम कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है। तो ये एक इस प्लानिंग की जो है ये एक काफ़ी बड़े फेलियर था ये, पॉवर्टी को क्या ना करना, पॉवर्टी को दूर ना कर पाना। नेक्स्ट इज हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं महंगाई का होना, क्योंकि इन्फ्लेशन होता है जब इकोनॉमी के अंदर प्राइजेस जो होते हैं उसके, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते चले जाएं, हर साल कम नहीं हो रहे हैं, हर साल चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो वो क्या आती है? इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर हमारी इंडिया में इन्फ्लेशन का जो रेट है वो काफ़ी हाई है, और इसमें जो है इस पर
रोक भी नहीं लग पा रही है। So we have failed to tackle inflationary spiral in the country because of high rate of inflation. During 5-year plans, real income of the people has tended to erode. जो लोगों की जो रियल इनकम है ना इस इन्फ्लेशन की वजह से वो खत्म हो चुकी है। रियल इनकम कैसे, रियल इनकम क्या होती है, देखो दो तरह की इनकम होती है, एक मनी इनकम होती है, मोनेटरी इनकम होती है, एक रियल इनकम होती है। मोनेटरी इनकम जो मनी के फॉर्म में आप बताते हो, और रियल इनकम जो गुड्स एंड सर्विसेज के क्वांटिटी की फॉर्म में, आप गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में बताते हो। जैसे कि अब मैं ये कहें हम कि 100 रुपये हैं आप पे, 100 रुपीज है, उस 100 रुपीज से मान लो आप क्या ले रहे हो, किसी कोई भी एक गुड ले लो, उसकी मान लो आप 10 क्वांटिटी खरीद रहे हो, ठीक है, तो 10 यूनिट्स आप 100 रुपये से खरीद रहे हो, तो 10 यूनिट्स वो क्या है, उस 100 रुपये के रियल, वो ये क्या है, रियल इनकम है। अब मान लो क्या हो गया, इकोनॉमी के अंदर प्राइजेस बढ़ गए, ठीक है, इन्फ्लेशन है तो प्राइजेस बढ़ रहे हैं। प्राइजेस बढ़ने के कारण अब पहले जिन उन 100 रुपये से जो आप 10 यूनिट्स ले पा रहे थे, अब उन्हीं 100 रुपये से आप 5 यूनिट्स खरीद पा रहे हो। किस कारण, क्योंकि वो चीजें महंगी हो गई। तो इतनी से आपकी रियल इनकम क्या हो गई, आपकी रियल इनकम कम हो रही है, कम हो गई आपकी। आप क्योंकि अब पहले जितनी पहले क्वांटिटी खरीद रहे थे, अब उससे कम क्वांटिटी ले पा रहे हैं। Okay, so economic divide between haves and have-nots has tended to rise. इसी वजह से क्या हो रहा है, जो गरीबों और अमीरों के बीच का जो फासला है वो बढ़ता जा रहा है। एक जो हमारी इकोनॉमी है वो गरीबों में और अमीरों के बीच में बढ़ती जा रही है। एंड फर्स्ट प्लान इज ओनली द एक्सेप्शन व्हेन प्राइस लेवल स्लाइडली डाउन। सिर्फ एक आप पहले प्लान की बात करें, सिर्फ ये एक एक्सेप्शन है जब हमारा प्राइस लेवल थोड़ा डाउन गया था, बट इन ऑल अदर प्लान्स द प्राइसेस रिकॉर्डेड आर स्टीप प्राइसेस। लेकिन अगर हम और सभी प्लान्स की बात करें तो उसमें प्राइसेस जो हैं वो कभी कम नहीं हुए, वो कंटिन्यूसली बढ़ते चले गए। तो इस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी के अंदर जो ये इन्फ्लेशन का रेट है इसको हम कम नहीं कर पाए हैं। इसका रेट जो है वो हर बार जो है बढ़ता जा रहा है। और आज के टाइम में भी आप देख रहे हो किसी भी चीज के प्राइसेस जो हैं, कोई भी चीज सस्ती नहीं हो रही है, हर चीज महंगी होती जा रही है। ये क्या दिखाती है, इन्फ्लेशन। सो हम यहाँ पर भी फेलियर रहे हैं। थर्ड जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। और अब अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस किसी भी इकोनॉमी की का डेवलप ना होना, किसी की इकोनॉमी की ग्रोथ का ना होना, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अगर हम किसी इकोनॉमी में बेरोजगारी ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, तो इसका मतलब क्या है, लोग एम्प्लॉयड हैं, लोगों के पास कमाने के लिए जरिया है, वो रोजगार हैं, काम कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं, इतना कमा पाएंगे कि वो अपनी कम से कम एसेंशियल गुड्स को तो ले पाएंगे ना। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट ही है, उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, तो कहाँ से तो वो पैसा कमाएंगे और कहाँ से वो खाएंगे, कहाँ से अपनी जरूरत की चीजें पूरी कर पाएंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट, और हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। So while more and more opportunities of employment have been generated, challenge of unemployment has not subsided. हालांकि हम लोग जो है यहाँ पर हमारी इकोनॉमी के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटी को जनरेट किया जा रहा है, ज़्यादा जनरेट किया जा रहा है, फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट का जो ये चैलेंज है ना, ये खत्म नहीं हो रहा है, ये एक चैलेंज बनकर हमारे सामने खड़ा है। और एट द एंड ऑफ द फर्स्ट प्लान 53 लाख पर्सन्स आर एम्प्लॉयड। फर्स्ट प्लान के अगर एंड तक देखें तो कितने, 53 लाख पर पर्सन, 53 लाख पर्सन जो थे वो अनएम्प्लॉयड थे। एंड दिस नंबर रोज टू ओवर 4 करोड़ एट द एंड ऑफ 11th प्लान। ये तो किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट प्लान के अंदर। फर्स्ट प्लान के अंदर 53 लाख थे केवल, और जब हम बात कर रहे हैं कि 11th तक आते आते, ठीक है, 11th प्लान तक आते आते ये कितने बढ़ गए, 4 करोड़ पर पहुंच गए। अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसकी संख्या कितनी होगी, 4 करोड़।
So in March 2016, number of registered unemployed increased to 4.35 crore. अगर हम हमारे जो अनएम्प्लॉयड को ये जो संख्या है वो रजिस्टर की जाती है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो वो कितने की बताई गई है, वो कितनी रजिस्टर की गई है, कितने से इंक्रीज हो गई है, 4.35 करोड़ से. So this is emerging to be a serious cause of social unrest, tightening and process of growth. Next is inadequate infrastructure. अभी पीछे हमने पढ़ा था इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि एक इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसके ऊपर भी डिपेंड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर. अगर एक इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो वहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी. लेकिन यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी क्या है, इनएडिक्वेट है. सो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या आता है, पावर, रोड्स, डैम, ब्रिजेस, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स. ओके, सो कंटिन्यू टू बी इनएडिक्वेट डिस्पाइट 67 years ऑफ प्लानिंग. हम इतने सालों से प्लानिंग चल रही है, इतने सालों से प्लानिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर लगातार इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है कमी है. सो कॉन्सिक्वेंटली एक्चुअल ग्रोथ हैज फेल्ड टू मैच द टारगेट ऑफ ग्रोथ. एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई प्लानिंग की जाती है तो उसके लिए ना एक टारगेट जरूर बनाया जाता है, शुरू में ही टारगेट बना दिया जाता है कि भाई हम ये प्लानिंग कर रहे हैं, इतने टाइम के लिए कर रहे हैं और इसमें हमारा टारगेट इतना रहेगा कि हम इतना अचीव हमने करना ही करना है. तो ये टारगेट हमेशा बनाया जाता है. तो अब बात ये है कि हमने जैसे करा था पिछले लेक्चर में, तो हमने ये देखा था, मैंने आपको टारगेट भी बताए थे कि इतने का टारगेट था इस 5 ईयर प्लान का, लेकिन हमने इतना अचीव किया. तो आपने देखा होगा कि जितना हमारा टारगेट रहा है हमेशा, हमने हमेशा उस टारगेट से कम ही अचीव किया है. यानी हम अपने टारगेट को कभी अचीव कर ही नहीं पाए. जितना हम समझ होते थे, जितना हम सोचते थे, वो हम उसमें फेल हो जाते थे. सो पर्टिकुलरली शॉर्टेज ऑफ पावर हैज बीन अ सीरियस कंस्ट्रेंट. और उनमें से अगर हम बात करें तो पावर की शॉर्टेज हमेशा से ही रही है. एंड इन ओवरऑल जो क्या था ये जो है ये हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस के लिए एक बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है, जो पावर की शॉर्टेज है. तो आप खुद भी देखिए कि पावर की शॉर्टेज कितनी रहती है. और कई तो गांव ऐसे हैं, अभी भी कई विलेजेस ऐसे हैं जब पूरे पूरे दिन लाइट नहीं आती है, पावर की बहुत ज़्यादा कमी होने की वजह से. सो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसके अंदर भी ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, इतने साल हो गए हमें इंडिपेंडेंट हुए, लेकिन हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाए हैं. And the last failure is skewed distribution, यानी unequal distribution. So distribution भी unequal है हमारी इकोनॉमी के अंदर. यानी economic and social equality was considered as the principal goal of planning. And this has been the principal failure of planning in India. So widening economic and social inequality has compelled the government to offer reservation in job to the economically and socially weaker section of the society. क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वल है, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट को इस बात के लिए कंपेल होना पड़ा कि वो कुछ रिजर्वेशन कर दे एक पर्टिकुलर जगह पर, जो इकोनॉमिकली और सोशली वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनके लिए कुछ रिजर्वेशन कर दे ताकि इस इनइक्वालिटी को जो है वो थोड़ा कम किया जा सके. लेकिन फिर भी हमारी इकोनॉमी के अंदर ये जो इनइक्वालिटी है ये कम नहीं हो पा रही है. So briefly, as observed by an expert team of UNO, the implementation and enforcement have been the principal shortcoming of the planning in India. सबसे बड़ी जो कमी रही है वो है कि हमारे इंडिया के अंदर जो है ना, जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब वो ये कहते हैं कि उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया, सही तरीके से लगाया नहीं गया,
प्लानिंग नहीं की गई, उसकी कमी के कारण ही हम लोग इन सब चीज़ों को अचीव नहीं कर पाए हैं. सो प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड आफ्टर अ गुड डील ऑफ डेलिब्रेशन, but the target are not achieved due to inefficient administration, dishonesty, vested interest and red tapeism. ये सब सारे कारण रहे हैं हमारे अपने टारगेट को अचीव ना कर पाने के. सो इसीलिए 1991 में गवर्नमेंट को ने यू टर्न लिया और 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को एडॉप्ट किया गया. सो इट वाज ओइंग टू ओवरऑल फेलियर ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ प्लानिंग that in 1991 the government took a U-turn from the policy of control and regulation to the policy of market-driven growth process. A new economic policy redefined the whole framework of policies and programs for growth and development. ओके सो हम ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में जो है आगे कब पढ़ेंगे. चैप्टर जो 6 है हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, उसमें हम डिस्कस करेंगे ये अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को. ओके स्टूडेंट, सो टुडे दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड